12 नंबर क्वेश्चन तक बेलेबल नॉन बेलेबल पढ़ लिए थे, या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी पढ़ लिए थे, है ना? हाँ सर। यहां से पढ़ना है पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा कोर्ट का क्या पावर है पनिशमेंट देने का। तो जैसे बोला पहले हाई कोर्ट का बात किया, तो हाई कोर्ट में क्या बोला, कोर्ट के पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो लॉ में अलाउड है। हाँ। सेशन जज जो है या एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो लोग भी एनी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। उसको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा उनको, ठीक है। असिस्टेंट या सेशन जज जो है वो मैक्सिमम 10 साल तक का जेल दे सकते हैं, मतलब डेथ सेंटेंस ये लोग दे ही 10 साल नहीं। तक दे सकते। ऊपर वाले दे सकते हैं बट हाईकोर्ट का कंफर्मेशन से, और हाईकोर्ट तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक का जेल दे सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो 3 साल तक का जेल और 10,000 तक का फाइन या बोध दे सकता है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 1 साल तक का जेल, 5,000 तक का फाइन या बोध दे सकता है। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है हैव ऑल द पावर ऑफ चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मतलब ये वाला, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मतलब ये वाला, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मतलब ये वाला, मतलब इन तीनों का पावर इसको है। तो ये है कौन क्या सजा दे सकता है। ये वाला आंसर थोड़ा याद करना, काम का आंसर ओके है। सर। कौन क्या ओके सर। सजा तक दे सकता है, ये तुमको केस लॉ में भी घुमा लेता है। और यहाँ पे अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जरा याद कर लेना। अब जैसे यहाँ पे एक भाई केस लॉ में लिया है, अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years विद अ फाइन ऑफ 10,000 इन केस ऑफ फेलियर टू पे फाइन टू सर्व एन एडिशनल इम्प्रिजनमेंट फॉर अनदर 1 year। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोल रहा है 3 साल तक का जेल दिया, 10,000 तक का फाइन दिया, और अगर तुम ये नहीं दे पाए फाइन तो और 1 साल का जेल। द कन्विक्ट फील्स एग्राइव बाय द सेंटेंस, कन्विक्ट को लग रहा है उसको गलत सजा दिया गया। कैन ही प्रिफर एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो देखो पहले यहां बता दिया कौन सा मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, तो वो 3 साल तक का जेल, 10,000 तक का फाइन दे सकता है। लेकिन यहां पर हो रहा है कि वो और एडिशनल 1 साल का जेल का बात कर रहा है अगर फाइन नहीं भरे तो। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है कि एडिशनल कितना वो दे सकता है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि हाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक का जेल, 10,000 का फाइन या बहुत दे सकता है। तो एज पर सेक्शन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट वो दे सकता है अगर तुम फाइन पेमेंट में डिफॉल्ट करो तो। लेकिन कितना, 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टर्म विद द मजिस्ट्रेट इज कम्पिटेड टू इन्फ्लिक्ट। वो कितना साल का जेल सकता है, 3 साल का। 3 साल का 1/4 कितना होता है, आधा का आधा। 3 साल का आधा 1.5 साल, और 1.5 साल का आधा 1.5 साल का आधा 12 3 15 महीना, नहीं 1.5 साल का आधा, 3 साल का आधा 1.5 साल, 1 15 साल का आधा 9 महीना, 21। वो और 9 महीने तक का जेल दे सकता है ना। क्योंकि हाँ देखो सर। 3 साल मतलब 36 महीना, 36 महीने का 1/4 9 महीना, तो वो और 9 महीने तक का जेल दे सकता है मैक्सिमम। और यहाँ वो कितना टाइम का एक्स्ट्रा जेल दे रहा है, 1 ईयर का। हाँ तो नहीं दे सकता सर वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले वो रूल बता दिया, तो ये वाला नया रूल एक्स्ट्रा और याद करने को आ गया। कौन कितना सजा दे सकता है, उसके अलावा 1/4 और दे सकता है वो। तो यहाँ पे बोला है कि वो 3 साल का जो जेल दिया है वो राइट है, हाँ। और वो पेनल्टी जो लगाया वो भी राइट है। बट अगर पेनल्टी नहीं दे पा रहे हो तो वो 3 साल का 1/4 दे सकता है मैक्सिमम। तो मतलब एक्यूज को यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि वो इस जजमेंट को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट अपने राइट से ज्यादा पनिशमेंट दे दिया। नेक्स्ट बोला अंगद इज चार्ज फॉर मर्डर ऑफ विनोद। द चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, ये ना 7 साल तक का मैक्सिमम जेल, ठीक है। इसीलिए वो याद करना जरूरी है कि केस लॉ में तुमको ये सब चीजों में फंसा लेगा। अब आते हैं कितना जेल दिया है।
हु पास एन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो लाइफ टाइम का जेल दे दिया, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना, क्योंकि कितना मैक्सिमम जेल दे सकता है चीफ जुडिशियल, 7 साल का, और वो लाइफ टाइम का जेल दे दिया जो कि अलाउड नहीं है उसको देने का। तो अंगद तुम्हारे को अपना एडवोकेट अपॉइंट किया है, तुम उसको एडवाइस करो कि वो आगे क्या करे। तो देखो यहाँ पे पहले बोला कि वो मैक्सिमम 7 साल का जेल दे सकता है, तो अंगद के पास इस अपील, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का राइट है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट में भी वही बोला, एक्स इज चार्ज फॉर मर्डर ऑफ भाई, द चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु पास एन ऑर्डर ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ। सेम केस स्टडी है, 2 बार आया हुआ है, दिसंबर 10 में और दिसंबर 13 में। नेक्स्ट बोला, द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर आर पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पार्टली जुडिशियल। हाई कोर्ट का जो भी पावर है डिसीजन देने का, वो थोड़ा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन जैसा और थोड़ा पार्ट है जुडिशियल जैसा, मतलब लॉ जैसा। इस बात को इलाबोरेट करो, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ कोई सा भी, बट ये लोग बनाए क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। बताए कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बता दीजिए, फालतू लाइन लिख दिया। इट सेज दैट नथिंग इन द कोर्ट शेल बी डीम्ड टू लिमिट एन एफेक्ट ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है हाई कोर्ट का पनिशमेंट देने का पावर पे कोई लिमिट नहीं है। हाई कोर्ट कोई भी पावर दे सकता है ना, जितना लॉ में अलाउड है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनमें से कोई भी मैटर का डिसीजन दे सकते हैं, कितना भी। ठीक है ना? हाँ सर। तो हाई कोर्ट का कोई लिमिट नहीं लगा सकता। एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी अंडर द कोड और प्रीव्यूज एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। अच्छा, वो ये भी बोल सकता है कोई कोर्ट अपने पावर का ज्यादा यूज करे तो हाई कोर्ट उसको भी रोक सकता है। तो यानी हाई कोर्ट खुद जजमेंट दे सकता है, ये हो गया जुडिशियल, और हाई कोर्ट दूसरे कोर्ट को कितना पावर यूज करना है और कितना नहीं वो भी देख सकता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाँ, ये बात तो राइट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी और हाई कोर्ट का पावर एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी है। मतलब हाई कोर्ट खुद भी जजमेंट दे सकता है और दूसरे कोर्ट का डिसीजंस पे नजर भी रख सकता है। तो यहाँ पे ठीक ही बात बोला। तो देखो यहाँ पे ये बहुत बोला, हाँ हाई कोर्ट का पावर पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव है, पार्टली जुडिशियल है। वो कोई भी एफआईआर को कैंसिल कर सकता है, वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसको भी वो अपने पास बुलवा सकता है। ठीक है ना? कोई अगर लॉ का गलत, कोई कोर्ट अगर अपने पावर से ज्यादा जजमेंट दे दे तो हाई कोर्ट अपना पावर यूज करके उसको रोक सकता है। यानी हाई कोर्ट पे कोई लिमिट नहीं है। तो हाई कोर्ट दोनों टाइप का काम कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, एक टॉपिक। तो स्टेट एनी 4 कैटेगरीज in case in which the police officer may arrest a person without an order from a magistrate and without a warrant। 4 ऐसे केस बताओ जब बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट या विदाउट एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट। न तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए ना अरेस्ट वारंट चाहिए। सर पहला तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है ना? कोई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पे दरकार नहीं है। तुम किसी का हु हैज पोजीशन विदाउट, कोई अगर अपने घर में कोई सामान रख के रखा है, पुलिस को लग रहा है, पुलिस को कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है जो इलीगल है, हथियार है, ड्रग्स है, तो कोर्ट तुम्हारे घर को तोड़ के अंदर घुस सकता है। उस समय उसको वारंट नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब कोई अदर स्टेट का कोई केस है, मतलब तुम्हारे यहाँ पे बंगाल में कोई केस चल रहा है, हाँ। और तुम भाग के पंजाब चला गया, तो बंगाल पुलिस, पंजाब पुलिस को रिक्वेस्ट करेगा कि देवराज को पकड़िए, क्योंकि जब तक बंगाल पुलिस पहुंचेगा तब तक तो देवराज और नहीं निकल सकते हैं ना। हाँ हाँ। तो उसको रोकने के लिए वो बंगाल पुलिस पंजाब पुलिस को रिक्वेस्ट किया,
तो पंजाब पुलिस तुमको वहां पे पकड़ सकता है। तुम नहीं बोल सकते अरेस्ट वारंट लेकर आइए तब अरेस्ट कीजिएगा। पंजाब पुलिस बोल सकता है तुमको पकड़ के रखने का ऑर्डर तुम्हारे खिलाफ है अरेस्ट वारंट, बट वो पंजाब में नहीं है। वो अरेस्ट वारंट कहाँ पे है? बंगाल में है, पर उसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई चोरी किया हुआ प्रॉपर्टी है, पोजीशन ऑफ एनीथिंग इज फाउंड विच मे बी रीजनेबल फॉर सस्पेक्ट टू स्टोलन प्रॉपर्टी who may be reasonable be suspected of having committed any offense with reference to such thing। या तो तुम्हारे पास चोरी किया हुआ प्रॉपर्टी मिला है या उस बात का तुम्हारे पास सस्पेक्ट है, या तो फाउंड है या सस्पेक्टेड है, तो तुमको एक बार विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तुम पुलिस ऑफिसर को अपना काम करने से रोक रहा है। पुलिस तुम्हारा पड़ोसी को अरेस्ट करने आया है, तुम जाके उसको ज्यादा कानूनबाजी कर रहा है, बहस कर रहा है, अरेस्ट नहीं करने दे रहा है, रास्ता रोक दिया उसका, तो पुलिस तुमको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते है क्या? हाँ कर सकते हैं। हालांकि तुम्हारा कोई क्राइम ही नहीं था, आया नहीं किसी और को अरेस्ट करने, बट रोक रहा है ना। तुम रोक रहे तो तुमको अरेस्ट करेगा। तुम बोलेगा अरेस्ट वारंट लाइए तब मेरे को अरेस्ट करेगा, पुलिस बोलेगा बाद में होगा वारंट, तुम पहले अंदर चलो। ठीक है। आर्म फोर्स यानी आर्मी तुमको पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई सस्पेक्ट है जिसको आर्मी ढूंढ रहा है? आर्मी, हाँ भैया आर्मी जनरली कैसा सस्पेक्ट को ढूंढता है? जो टेररिस्ट हो। हाँ, अब अगर आर्मी को डाउट है कि वो वहां पर है तो आर्मी पुलिस को रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ऑफेंस कमिटेड आउट ऑफ इंडिया, तुमको ऐसा ऑफेंस है जो इंडिया के बाहर की है और इंडियन गवर्नमेंट के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वहां का गवर्नमेंट बोल रहा है इसको पकड़ो, तो तुम पकड़ा, तुमको विदाउट वारंट के भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुम कोई रूल को ब्रीच कर रहा है जो सेक्शन 356(5) में लिखा हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा हमें क्या रूल्स लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई रूल ब्रीच कर रहा है, मतलब कोई बहुत ही खतरनाक रूल ब्रीच कर रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे बता दिया, तुम रिलीज कन्विक्ट है, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, बट तुमको पुलिस एक बार रिलीज कर दिया। अच्छा, बट तुमको पुलिस रिलीज कर दिया, तो भाई हाँ। रिलीज कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम बाहर बैठ के कुछ भी करता रहे फिर। नहीं, अब तुम बाहर बैठ के कुछ बदमाशी कर रहे, गवाह को डरा रहे, धमकी दे रहा है गवाह को, और हाँ। कोई क्राइम कर रहा है, तो फिर वहां पे तेरे लिए वारंट का जरूरत नहीं, तेरे को ऐसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऑलरेडी तो कन्विक्टेड आदमी है, उसको रिलीज किया है और वो बाहर जाके फिर बदमाशी कर रहा है, तो पुलिस का उसका आरती थोड़ी ना उतारेगा। पुलिस ये थोड़ी ना देखेगा कि ये ना तुम्हारे लिए दोबारा वारंट लाए फिर होगा। भाई तुम तो ऐसा ही ऑफेंडर है, और क्या ही अरेस्ट वारंट चाहिए। ये ऊपर वाला टॉपिक फिर आ गया, रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करे तो अरेस्ट। तो ये सब केसेस जो पड़े जहां पे अरेस्ट वारंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे बोला, रिक्विजिशन वॉज रिसीव बाय द सब इंस्पेक्टर ऑफ अ पुलिस फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन टू अरेस्ट समीर इन कनेक्शन विद द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे बोला द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट फॉर हुज अरेस्ट रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन ओनली व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड विद द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन सच दैट द पर्सन कैन बी लॉफुली अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। हाँ, अब यहाँ बड़ा मस्त पॉइंट बोला, तेरे को तुम ऐसा कोई क्राइम किया है जहां पे विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम कोई और स्टेट भाग गया, ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट कर सकता है ना उसको पकड़ो। लेकिन पॉइंट क्या है, उसी केस में ना जिसमें बिना वारंट अरेस्ट हो सकते हैं तब तो ये होगा, नहीं तो नहीं ना। हाँ, तो यहां पर तुम कौन सा ऑफेंस किया इस केस में? ठीक से पढ़ो, ऊपर क्या बोला है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पे तुमको कौन सा केस में अरेस्ट किया जा रहा है? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल है, जहां पे वारंट नेसेसरी है, तो यहाँ पे समीर को अरेस्ट नहीं कर पाएगा वो दूसरा पुलिस ऑफिसर। ऊपर पढ़ाया कि दूसरा पुलिस, एक पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे दूसरा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है,
पर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हाँ, है, लेकिन ऐसा केस इसमें में तो अरेस्ट वारंट कर चाहिए। सकता है जहां वारंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट जहां वारंट रिक्वायर्ड है वैसा केस में नहीं, हम्म फिर वारंट लाओ तभी होगा। हाँ ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर को अगर वारंट मिला हुआ होता हाँ तो ठीक था, ठीक है। तो यहां पर अरेस्ट नहीं कर पाएगा सलीम। कैन ए पर्सन एक्यूज ऑफ कमिटिंग ए बेलेबल ऑफेंस बी अरेस्टेड इफ ही रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेसिडेंस? When a person who is in presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, मतलब बेलेबल ऑफेंस पे तुमको अरेस्ट किया गया, जब पुलिस तुमसे तुम्हारा एड्रेस वेड्रेस मांग रहा है घर का, रिफ्यूज कर रहा है तुम देने से, हाँ अपना नाम नहीं बता रहे, तुम अपना रेसिडेंस नहीं बता रहे, या तुम जो बता रहे हैं वो झूठा लग रहा है पुलिस वालों को, तो वहां तुमको अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ हाँ कर सकते हैं। तो देखो अभी तक 3 बात पढ़कर आया, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। 1 नंबर पॉइंट, 3 बातों में 3 पॉइंट को घुमा के याद करेंगे। 1 नंबर पॉइंट, अगर ये कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट भी अरेस्ट हो सकते हैं, हाँ लेकिन अगर ये बेलेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक। और पॉइंट नंबर 3, भले ही बेलेबल ऑफेंस है, तुम पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर तुम अरेस्ट हो सकते हैं विदाउट वारंट। तीनों बात क्लियर? ये हाँ, 3 सर। बात याद रखना है। ओके नेक्स्ट बोला डिस्कशन विद द प्रोविजन लेटर टू अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तुमको कोई नॉर्मल आदमी पकड़ के रख सकता है क्या? पुलिस ऑफिसर नहीं बोला, प्राइवेट पर्सन बोला है। मतलब नीरज, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल रेसिडेंट, क्या देवराज को पकड़ के रख सकता है? बोलो। हाँ सर, हाँ डिपोजिशन पकड़ के रख सकता नहीं। है, लेकिन तुरंत हमको पुलिस को तुमको हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब हाँ। जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मेरे को लग रहा है देवराज एक क्रिमिनल है, वो मेरे बगल वाले घर में या मेरे घर में आके बैठा है, मेरे को डाउट हो रहा है वही है जिसको पुलिस ढूंढ रहा था। हम तुरंत घर को ताला लगा के देवराज को अंदर लॉक कर देगा, यही तो वो पकड़ के रखना, और तुरंत पुलिस को बुला के देवराज को पुलिस के हवाले कर दे। हाँ तो ये अलाउड है ना? हाँ ये अलाउड है। तो वही बात यहाँ पे बोला है। तो बोला एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन who has in presence or who in his presence committed a non bailable or cognizable offense। तुम मेरे सामने मर्डर कर रहे हैं, हम तुमको तुरंत कहीं पकड़ के रख देंगे और पुलिस को बुला के तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ। लेकिन अगेन वही बात बोला, वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ओके Any person so arrested must without unnecessary delay be handed over to the police officer or to the nearest सर एक police क्वेश्चन station। था, बोलो। अगर ये बेलेबल होता तो? अगर ये बेलेबल होता तो हम पुलिस को तुमको भाग कर, लेकिन बात तो तेरा करेक्ट है, बट यहाँ पे लिखा यही है। क्योंकि एक बात मेरे भी यहाँ पे मन में आ रही है कि एक आम आदमी कैसे समझेगा कौन सा बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है। हाँ वही तो सोच रहा हूँ ना मैं। तुम और हम जानते नहीं है क्या बेलेबल है क्या नॉन बेलेबल है, कौन सा केस। हाँ बात तो करेक्ट है, बढ़िया लिखा यही है। ओके तुम मेरे सामने कोई क्राइम कमिट किया है तो हम तुमको पकड़ के रख लेंगे और पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सिंपल है। ठीक है, तो वही पॉइंट तो वही है, मेरे हिसाब से वही लिख के भी आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में तुम वही लिखोगे कि अगर कोई क्राइम कर रहा है मेरे आंख के सामने तो उसको पकड़ के रख सकते हैं, पुलिस के आती है पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके डिस्कस हाउ एन अरेस्टेड शुड बी मेड अंडर द सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसे अरेस्ट होगा, अरेस्ट का प्रोसेस क्या होगा? तो बोला इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर इज अ सबमिशन ऑफ द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर वो खुद से अपना गिरफ्तारी दे रहे
तो ठीक, नहीं गिरा है तो तुम उसको टाइटली पकड़ के या बांध के रख सकते हो, पुलिस वाला उसको बांध के रख सकता है। और अगर वो खुद से खुद का गिरफ्तारी दे रहा है तो नॉर्मली उसको हथकड़ी पहना के बिठा देगा। ठीक है। और वुमेन को अरेस्ट करना है तो वुमेन टू बी अरेस्टेड एज सबमिशन टू कस्टडी और ओरल इंटीमेशन शैल बी प्रिज्यूम unless the circumstances otherwise required or unless the police officer is a female। तो देखो नॉर्मली अगर वुमेन है तो मानेंगे वो अपना अरेस्ट दे रही है, उसको बिना जोर जबरदस्ती के अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, वुमेन को जोर जबरदस्ती भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। ओके। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द इंडिविजुअल टू अरेस्ट, अगर वो जोर जबरदस्ती से खुद को अरेस्ट नहीं करने दे रहा है या वहां से भागने का कोशिश कर रहा है तो फिर पुलिस ऑफिसर कोई भी तरीका अपना सकता है उसको पकड़ के रखने का। ओके। तो नॉर्मली बोला, कोई आदमी को जब नॉर्मली अरेस्ट करने जाता है पुलिस तो माना जाएगा वो अपना अरेस्ट देना ही चाहता है, मतलब कोई बदमाशी नहीं कर रहा, भागने का कोशिश, जोर जबरदस्ती, लड़ाई झगड़ा, तो पुलिस उसको नॉर्मली हाथ लगाएगा, हथकड़ी बांधेगा, पकड़ के बैठा देगा। हाँ। लेकिन अगर वो बदमाशी कर रहा है, भागने का कोशिश कर रहा है, धक्का धुक्की कर रहा है, पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर पुलिस कोई भी तरीका अपना सकता है उसको अरेस्ट करने का। ओके। फीमेल कन्विक्टेड पे फीमेल पुलिस ऑफिसर ही जोर जबरदस्ती कर सकती है। द सेक्शन डज नॉट गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। पुलिस को यह हक नहीं मिलता है कि सामने वाला को मार दे जान से। हाँ, अनलेस एंड अनटिल एक्यूज जो है वो ऐसा ही कोई पनिशमेंट किया है। क्या लिखा है? द सेक्शन डज नॉट गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ, तो मगर वही टेररिस्ट वेरिस्ट वाला केस है तो पुलिस गोली भी मार सकता है, लेकिन नॉर्मली पुलिस किसी को जान से मार के अरेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अनलेस बोल तो रहा है कि अनलेस एंड अनटिल वो ऐसे क्राइम करके भाग रहा है जो जान से मारने लायक ही क्राइम है, मतलब कोर्ट भी उसमें जान से मारेगा उसको या लाइफ टाइम जेल ही डालेगा। हाँ। कोई भी वुमेन को सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते। नो वुमेन। ठीक है। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में क्या बोला? वुमेन पुलिस ऑफिसर शेल बाय मेकिंग ए रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब वो सूर्यास्त और सनराइज के पहले अरेस्ट कर सकती है। मतलब लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर पाएगी, वो भी रिटर्न रिपोर्ट लिए और परमिशन लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तब एक वुमेन पुलिस ऑफिसर वुमेन कन्विक्टेड को रात को भी अरेस्ट कर सकती है। रात ही हुआ ना, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। नेक्स्ट टॉपिक है समन एंड वारंट। समन का मतलब क्या है? तो यहां बोला कि समन वो है जो वारंट नहीं है। देख, पहले तो समन का मतलब क्या लिखा? समन केस मीन्स रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस वो है जो वारंट केस नहीं है। तो फिर वारंट केस क्या है? वारंट केस है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजन फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। तुम ऐसा कोई भी क्राइम किया जिसमें तुमको फांसी का सजा हो सकता है, तुमको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 2 साल से बेसी का जेल हो सकता है, वो सारे केस को वारंट केस माना जाता है। ठीक है। और समन केस इन तीनों केस को छोड़ के सब समन केस है। ओके। समन केस में चार्ज फ्रेम करने का दरकार नहीं, चार्जशीट फाइल करने का दरकार नहीं है, लेकिन वारंट केस अगर है तो पुलिस को पहले चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। समन केस बोला है मजिस्ट्रेट हैज डिस्क्रिशन टू कन्विक्ट एन एक्यूज इफ ही प्लीड्स गिल्टी। यहां पे समन केस में मजिस्ट्रेट ही किसी को गिल्टी और नॉट गिल्टी बताएगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है वारंट केस में आफ्टर द चार्ज इज फ्रेम्ड इफ द एक्यूज इज प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम। क्या बोलना चाहता है? अच्छा, यहां बोल रहा है मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, वो कन्विक्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है समन केस में। ठीक है। सर एक बार समन केस में मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब उसका इच्छा है, ओके, वो कन्विक्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे वारंट केस में उसको कन्विक्ट करना ही पड़ेगा।
एक्यूज में भी रिलीज इफ द कंप्लेंट डज नॉट अपीयर। जो कंप्लेन कर रहा है वो आए नहीं तो समन केस में एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वारंट वाला केस में, मतलब ये तीनों केस में, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजन फॉर मोर देन 2 ईयर, वहां पे अगर कंप्लेंट करने वाला नहीं भी पहुंचता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने तो भी एक्यूज को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। तुमको एकदम सीधा साधा मतलब बताएं। हाँ देख, वैसे तो समन का मतलब और वारंट का मतलब यही है। वो 3 केस में जब भी तुम्हारे को कोर्ट में या पुलिस के सामने आने बोला जाएगा वो वारंट है। अगर तुम ऐसा कोई भी क्राइम किया है जिसमें डेथ, जब पहले तुम समन और वारंट है क्या वो समझ। समन और वारंट मतलब है कोर्ट या पुलिस का कोई डॉक्यूमेंट जिसमें तुमको कोर्ट में हाजिर होने के लिए दिया जाए। वारंट में पुलिस पकड़ के ले जाएगा, समन में तुमको नोटिस आएगा, बोलेगा आओ कोर्ट में। समझे? हाँ। ये हुआ कॉमन सेंस का मतलब। जो अभी हम बोल गया वो रियल लाइफ कॉमन सेंस का मतलब है। लेकिन लॉ का मतलब बस सिंपल है। कोई भी कोर्ट या पुलिस तुमको हाजिर होने बोल रहा है या पकड़ रहा है 3 केस में, डेथ, ऐसा तुम कोई क्राइम किया है जिसमें तुमको डेथ पेनल्टी हो सकता है, ऐसा तुम कोई क्राइम किया है जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या तुम ऐसा कोई क्राइम किया है जिसमें 2 साल से बेसी का जेल हो सकता है। वो तीनों केस में जो कोर्ट या पुलिस का डॉक्यूमेंट है उसी को बोलते हैं वारंट। उनके अलावा कोई भी केस है वो सब है समन। ठीक है? ओके। अच्छा, यहां पे बोला विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट द कंप्लेंट कैन बी विड्रॉल। देखो, समन में ना हम तेरे अगेंस्ट में केस किया है, बट मजिस्ट्रेट के सामने हम खुद ही बोल दिए हम केस वापस ले रहे हैं, हम ले सकते हैं। ओके। लेकिन वारंट केस में क्या होगा? विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट द कंप्लेंट कैन विड्रॉ द रिमेनिंग चार्जेस इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड वन और मोर चार्जेस। हम तेरे अगेंस्ट में बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, हाँ। तो उनमें से किसी एक मैटर में हम चाह रहे हैं तो विड्रॉल कर सकता है। पूरा केस विड्रॉ नहीं कर पाएगा, बट समन केस में पूरा केस विड्रॉ कर लेगा। ठीक है? कन्वर्जन, एज समन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस, लेकिन वारंट केस को कभी भी समन केस नहीं बना सकते। ओके। ठीक है? अब आया डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट अरेस्ट। समन इज द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। देखिए, यहां पे ठीक से मीनिंग बताया, ऊपर नहीं बताया था। समन एक प्रोसेस है इशूड बाय अ कोर्ट कॉलिंग अपॉन, देख यही हम मेन बोलना चाहता था, अपीयर Calling अ upon a पर्सन टू person अपीयर to appear before. बिफोर द मजिस्ट्रेट और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तुमको आने बोला जा रहा है, एक मिनट प्रियंका, तो यहां पर मेन यही बात ऊपर समझाना चाहता था, नालायक लोग ऊपर लिखा नहीं। ऊपर लिखा है कि मीनिंग ढंग से। सर नीचे का क्वेश्चन में देखिए और भी अच्छे से पूरा डिटेल में मीनिंग। हाँ, तो पहले समझिए एक प्रोसेस है, एक कोर्ट एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है और तुमको बोल रहा है इस मैटर में तुम कोर्ट में आओ। यही है मेन समन। तो वारंट में ना तुमको पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगा। हाँ, यही मेजर फर्क है। वारंट में पुलिस आकर तो लेकर ऊपर से जाए। अच्छा तो नीचे वाला ही पढ़ सकते हैं। हाँ मालूम है, बट मेरे हिसाब से यही वाला बढ़िया डिफरेंस दिखी। हाँ। देखो, वारंट में क्या हो रहा है? वारंट इज एन ऑर्डर टू अ पुलिस हाँ। अरेस्ट अ पर्सन, पुलिस या कोई भी अदर पर्सन को, कि उसको अरेस्ट करके रहो। ये मीनिंग सही है लगता है। समन कब होगा? एब्सकॉन्डिंग और इवेंट सर्विस ऑफ अ समन इज नॉट पनिशेबल। तुम समन के बोलने पर भी नहीं पहुंचे, वो पनिशेबल नहीं है। लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है और तुम छुपता फिर रहा, भाग जा रहा है पुलिस के आने के पहले, वो पनिशेबल है। तो वो पनिशेबल भी है। ऊपर से मतलब एक तो तुम जिस केस में आ रहा है उसमें पनिशेबल है, पर उसके अलावा समन में नहीं, वारंट में तुम नहीं पहुंचा तो वो और एक पनिशेबल है। ओके। ठीक? हाँ। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस इज अवेलेबल फॉर समन। समन में और भी तरीके से तुमको बुलाया जा सकता है। मतलब डॉक्यूमेंट नहीं इशू करके पुलिस का आदमी आके तुमको बुला के गया कि भाई कोर्ट में आना है तुमको इस मैटर में, तुम्हारे घर के बाद नोटिस चिपका दिया, वो भी समन है। ठीक है ना?
हाँ लेकिन सर। वारंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वारंट में एक ही टॉपिक है, कागज इशू होगा, पुलिस आएगा, पकड़ के लेके जाएगा। हाँ। इशू ऑफ वारंट इज मोर ड्रास्टिक स्टेप देन इशू ऑफ समन। समन से ज्यादा डेंजरस है वारंट। हम्म। समन से ज्यादा ज्यादा समन डेंजर। उतना डेंजरस नहीं है, वारंट डेंजरस केस है, ये हम्म। बोलना चाहता। ठीक, हाँ। 1 मिनट रुक। सर अब 2 मिनट रुकिए, पानी लेके आता है। ठीक। तो ये मेन पॉइंट्स थे। तो ऊपर वाला हाँ। आंसर से बेटर नीचे वाला है। हाँ, ऊपर वाले में हम्म। एक एक्स्ट्रा बात अच्छा क्या मिला, किस किस केस में समन होता है, किस किस केस में वारंट। तो वारंट का केस दोनों है, को मिला समन का के एक कोई बना केस नहीं है। दूंगा, दोनों को मिला के मैं एक बना दूंगा। हाँ, वेरी इसको गुड। पढ़। अब देखो यहाँ पे पहले बताया व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय समन, और समन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम्म। एक वैलिड समन किसको बोलेंगे, तो मैं पहले वही मीनिंग बताया। समन एक प्रोसेस इशूड बाय ए कोर्ट है, एक फॉर्म है, एक हम्म। डॉक्यूमेंट है इशूड बाय कोर्ट, जहां पे कॉलिंग अपॉन अ पर्सन टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, दोनों वर्ड काम कर, तुम आओ या ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो। हम्म। ये समन ऑलवेज राइटिंग में होना चाहिए। समन डुप्लीकेट हाँ। कॉपी होगा, एक कॉपी कोर्ट के पास या पुलिस के पास रहेगा, एक तुमको दिया जाएगा। हम्म। उसमें कोर्ट का वो जो ऑफिसर होगा, मजिस्ट्रेट, उसका साइन होगा और वो हाँ। सील में आएगा, मतलब ऐसे नॉर्मल कागज नहीं आएगा, एनवेलप में आएगा। वो भी ठीक है, कोर्ट का सील आएगा सर, सील ऑफ हाँ द कोर्ट। हाँ, सील ऑफ द कोर्ट। तो नॉर्मल ऐसे कागज नहीं होगा, कोर्ट का ठप्पा होगा उसको। हम्म। अगर इनमें से कोई भी नई पॉइंट है तो वो समन इनवैलिड हो जाएगा, ओके। और जिसको दिया जाएगा वो उसको डिसरिगार्ड कर सकता है, नहीं मान सकता। ठीक है, समन शुड बी हम्म। क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्या क्यों आया है, किस लिए आया है, पूरा स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब समझाया हाँ। वारंट क्या है। तो बोला वारंट ऑफ एन अरेस्ट क्या है और उसका फिर वैलिडिटी क्या है। तो बोला वारंट इज एन ऑर्डर टू पुलिस। देख, समन ऑर्डर टू यू है, तुमको बोला जा रहा है जाओ कोर्ट में, वो कागज तुमको हम्म। इशू किया गया है। लेकिन वारंट पुलिस को दिया गया कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। पुलिस या फिर अदर आदमी, यहाँ पे दोनों बार बार लिख रहे हैं, पुलिस और अदर पर्सन, मतलब पुलिस से रिलेटेड कोई आदमी। तो हाँ। वारंट एक ड्रास्टिक स्टेप है, वारंट सीरियस केस में होता है। यही बात हम पहले समझाना चाह रहा था। ठीक है, यहां भी वही ज्ञान दिया, राइटिंग में होना चाहिए। किसको अरेस्ट करना है, उसका नाम क्या है, कौन है, वो पूरा डिटेल होना चाहिए, उसका फुल नेम, उसका एड्रेस, हम्म। वो क्या ऑफेंस किया है, क्यों अरेस्ट वारंट इशू हुआ उसके अगेंस्ट में। यहां पर भी वो प्रोसीडिंग कोर्ट का ऑफिसर का साइन होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए। हाँ। ठीक है, the हाँ सर। court issuing a warrant of an arrest of a person is in direction to make an endorsement of the warrant, that is, if a person named in the warrant execute a bond with sufficient surety to be attended before the court specified time, the officer executing the warrant can such security release the person from custody. देख, वारंट में ना तुम्हारे अगर वारंट है, फिर तुमको छोड़ने का बात होगा तो बोलेगा पहले सिक्योरिटी रखो तब छोड़ेंगे, बॉन्ड फाइल करो, बोलता है ना पुलिस, पुराना वो हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि हाँ। जमानत दी गई इतने रुपए के जमा करने पे, इतने रुपए का बॉन्ड जमा करने पे, हम्म। मतलब सिक्योरिटी चाहिए कोर्ट को। वारंट के केस में, समन के केस में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, अगर वारंट इशू हुआ है ना, ऊपर वाला बात समझ में आया ना, देवराजी वाला पॉइंट। हाँ सर। अब बोला वारंट इशू हुआ है ना, तो बिना डिले के कोर्ट 24 घंटा के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस अरेस्ट करके उसको जेल में नहीं रख सकता। हम्म। नेक्स्ट बोला व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर वेयर एन वारंट रिमेन अनएग्जीक्यूटेड। सर मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर वो संडे को हुआ, मैंने शनिवार को हुआ, तो 24 घंटे नहीं, उसको मंडे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। 24 उसमें बिजनेस 24 घंटे का आवर्स नियम होता नहीं है, मिलेगा। रूल होता है 24 बिजनेस आवर्स। तो अगर कोर्ट ही बंद है तो बिजनेस आवर तो हुआ ही नहीं ना कोर्ट का। ओ। तुम राइट है, तुम राइट है, तुम जो जानता वही करेक्ट है। हम्म। लेकिन वहां तुम, ये लोग 24 आवर लिख देता है, लेकिन यहाँ 24 आवर का मतलब है एक्सक्लूसिवली 24 आवर, मतलब वो बिजनेस आवर होना चाहिए। ओके।
ठीक है, तुम्हारा पॉइंट करेक्ट है, सैटरडे संडे है तो क्या ही कर लो। इसीलिए तो बहुत बार बदमाशी होता है ना कि फ्राइडे रात को हाँ वारंट इशू करवाया, हाँ हाँ ताकि तुमको कस्टडी में रख के मार के तोड़ के। हाँ, मंडे को तब प्रेजेंट कर सके। हाँ, व्हेन अ वारंट रिमेन अनएग्जीक्यूटेड, अगर वारंट अनएग्जीक्यूटेड रह जाए तब क्या होगा उसका? दो चीजें हो सकती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, तुम मिल नहीं रहे तो तुमको भगवाड़ा डिक्लेयर कर दिया जा सकता है 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश ऑफ प्रोक्लेमेशन। तुमको 30 डेज के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब तुमको वो डिक्लेयर कर देगा। भगवाड़ा को तुम एब्सकॉन्डेड बोलते हैं इंग्लिश में तो, और हिंदी में बोलते हैं भगवाड़ा, पालिए गए छे। हाँ बुझते পেরেছি স্যার। बंगाली मतलब पालिए गए छे। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव that any person against whom a warrant has been issued has been absconded or concealing himself, खुद को छुपा लिया कहीं पे ताकि वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके, सच कोर्ट में पब्लिक रिटन प्रोक्लेमेंट इन रिक्वायरिंग टू हिम अपीयर, कोर्ट क्या करेगा, न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे रिटिंग में छाप देगा, तुम्हारे घर के बाद नोटिस लगा के आ जाएगा कि तुम 30 डेज के अंदर अगर नहीं आते हो तो भैया फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक बात, ठीक है। सर एक बार रिपीट कीजिए मेरे। हम बोल रहे हैं तुमको अगर तुम कोर्ट को लगता है कि तुम गायब हो गए, छुप गए, मिल नहीं रहे हो, कोर्ट तुमको एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर देगा और कहीं पे भी राइटिंग में उसको छापेगा, न्यूज़पेपर में या तुम्हारे घर के बाहर नोटिस चिपकाने में कि भैया 30 दिन के अंदर तुम प्रेजेंट हो, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाए। ठीक, ठीक है। हेलो, पॉइंट आ रहे हैं? हाँ सर। समझ में आया वाला पॉइंट? नेक्स्ट क्या बोला सर, अगर फिर भी नहीं आए तो तुम्हारा प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। तो देख भाई, अरेस्ट वारंट इशू हुआ, तुम मिल नहीं रहे, कोर्ट तुमको एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर देगा और कहीं पे भी राइटिंग में छाप देगा, कोई न्यूज़पेपर में, तुम्हारे घर के बाहर नोटिस, कैसे भी करके कि 30 दिन के अंदर तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा। तुम अब भी नहीं आए, 30 दिन बीत गया, तुम भागे हुए हो पूरा एकदम, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, मान लेगा तुम गायब हो, तुम्हारा प्रॉपर्टी को अटैचमेंट हो जाएगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि कोर्ट प्रॉपर्टी ले लिया बस पनिशमेंट पूरा हो गया, ये एक तरीके से तुमको मजबूर करना है कि तुम आओ अब सामने। मतलब जब तुम सामने आ जाओगे तो प्रॉपर्टी वापस छोड़ भी देगा कोर्ट। ये कोई सजा थोड़ी ना बाकी तुम्हारा प्रॉपर्टी पुलिस रख लेगा या कोर्ट रख लेगा, बस हो गया सजा पर, तब तो फिर ठीक है, प्रॉपर्टी रख लिया, अब हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम फ्री। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अटैचमेंट बोला है, ये थोड़ी ना बोला उसको बेच के पैसा वसूल कर लेंगे, अटैच कर लेगा मतलब जब्त करके रख लेगा, ठीक है। डिस्क्राइब इन केस इन विच द सर्च वारंट कैन बी इशूड। अब ये सर्च वारंट क्या होता है, एक होता है अरेस्ट वारंट, एक होता है सर्च वारंट। सर्च वारंट मतलब सिंपल लॉजिक है देवराज, तुम्हारा घर या फिर प्रॉपर्टी को सर्च करने का राइट। भाई पुलिस ऐसे मर्जी से आके तुम्हारे घर का अलमीरा खोल के नहीं देख सकता ना, अनलेस एंड अनटिल वो टाड़ा फाड़ा का केस हो, नार्कोटिक्स का केस हो, जहां पे वारंट का दरकार ही नहीं है ना। लेकिन नॉर्मल जहां वारंट का जरूरत है वहां पे पुलिस तुमको गिरफ्तारी का वारंट ले लिया, तो तुम्हारे घर का अलमीरा खोलना, तुम्हारा लॉकर खोलना बैंक का, उसके लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए सर। ऐसे नहीं होता है कि पुलिस आया मर्जी से ताला तोड़ के खोल लिया, खोल लेता है सर रियल लाइफ में, वो अलग बात हो गया, ठीक है। तो पुलिस को सर्च वारंट चाहिए। A search warrant can be issued in the following 3 cases. Where the court has a reason to believe that the person to whom summon has been ordered will not produce document. जब कोर्ट को लग रहा है कि जिसको समन दिया वो डॉक्यूमेंट लाएगा नहीं, या फिर
द डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग नॉट नोन टू द कोर्ट, कोर्ट को यही नहीं पता है क्या पेपर उसको चाहिए। एक है कोर्ट को पता है ये वाला पेपर चेक करना है, तो तुमको बोलेगा ये वाला पेपर लाओ, हाँ बट कोर्ट को बिलीव हो रहा है तुम वो पेपर लाएगा ही नहीं, तो कोर्ट पुलिस को बोल सकता है ये वाला पेपर ढूंढिए उसके घर में जाके। ठीक है। दूसरा हाँ केस कोर्ट को भी नहीं पता कि क्या डॉक्यूमेंट से प्रूफ होगा, कोर्ट को लग रहा है कुछ तो सबूत है, अब वो कुछ क्या है वो पुलिस के कोर्ट पे जब तक मिलेगा नहीं तब तक एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो भी समन जारी होगा, अरेस्ट ये सर्च वारंट, या फिर जनरल सर्च और इंस्पेक्शन इज नेसेसरी, तो ये 3 केस में सर्च वारंट इशू हो। कोर्ट पुलिस को या कोई अदर पर्सन को जिसको सर्च करने भेज रहा है उसको वो वारंट दे देगा, बोलेगा जाओ उसके घर में ये डॉक्यूमेंट सर्च किया, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, तुम्हारा पार्सल चेक होगा, हाँ तुम्हारा सब कुछ चेक होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ देखो यहाँ पे सीधा बात बोला, सर्च वारंट कैन नॉट बी इशूड टू इफेक्ट सेक्शन 120 इंडियन एविडेंस एक्ट और द बैंकर बुक एविडेंस एक्ट। बैंक का डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए नॉर्मल सर्च वारंट नहीं होगा, वहां पे डिटेलिंग होगा कुछ। अब एक होता है समरी ट्रायल, समरी ट्रायल का मतलब क्या, नाम ही में मीनिंग है, क्या है बताओ? ये ट्रायल है एक तरह का, जल्दी वाला। ट्रायल तो सारा ही है बेटा, कोर्ट में हाँ। केस चलने को ट्रायल बोलते हैं। एक होता है डिटेल केस, चलता रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक होता है स्पीडी ट्रायल, जल्दी जल्दी केस का सुनवाई, या ज्यादातर एक बार में सुनवाई में केस खत्म, उसको बोलते हैं स्पीडी ट्रायल। एक दिन नहीं बोला, एट वंस बोला। तो यहां पे देखो क्या बोला, समरी ट्रायल इंप्लाइज स्पीडी डिस्पोजल, स्पीडी मतलब जल्दी केस को डिस्पोज करना है, केस को खत्म करना है। A summary case is thus which can be tried and disposed at once. Summary procedure is not applicable in continuous, contentious and complicated case. ये contentious और complicated case में summary trial नहीं हो सकता, जहां पे फुल और लेंदी डिटेल लगेगा ही कोर्ट, वहां समरी ट्रायल का इंफॉर्मेशन, जहां पे इंक्वायरी बहुत लंबा चलेगा कोर्ट को ये लगता है, तो कोर्ट वहां पे समरी ट्रायल का केस नहीं लेगा। नॉर्मली ये उन केसेस में होता है जहां पे नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से कम का जेल है, उन्हीं में समरी ट्रायल होता है। इन समरी ट्रायल ऑल केसेस टू बी ट्राइड बाय समन प्रोसीड्यूर वेदर द केस इज समन केस और वारंट केस। समरी ट्रायल में समन ही जारी होता है, वारंट केस हो चाहे समन केस हो, समन ही जारी होगा। ठीक है। तो ये एक स्पीडी केस है, जहां पे फुल लेंथी डिटेल चाहिए वहां नहीं होगा, ये एट वंस में ही खत्म हो जाएगा। और यहां पे वारंट केस हो चाहे समन केस हो, दोनों में समरी ट्रायल चलेगा। अब बोला कौन कौन सा केसेस में समरी ट्रायल, ऑफेंसेस दैट कैन बी डील विद समरी ट्रायल, मतलब कौन कौन सा केस में समरी ट्रायल हो सकता है। तो ऑफेंस नॉट पनिशेबल, देखो यहाँ पे नॉट ज्यादा बताया, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 years। तो वही तो पढ़े थे सर वारंट केस। थेफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी अप टू ₹2000, 2000 रुपए तक का चोरी है, समरी ट्रायल होगा। 2 साल से कम का जेल है, समरी ट्रायल होगा। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट ऑफ हम तुमको मदद की है चोरी करने में, 2000 रुपए तक का पॉइंट, देखो खुद चोरी की है या तुमको मदद की है, दोनों ही केस में समरी ट्रायल होगा। रुपया कितना है केस का, 2000 से कम का चोरी है। मेरे पास से 2000 से कम के चोरी का प्रॉपर्टी मिला, देखो तीनों ही पॉइंट में 2000 का चोरी का बात कर रहा है, हम किया, हम मदद किया या मेरे पास से मिला। तीनों ही केस में अगर अमाउंट 2000 से कम है तो मेरे अगेंस्ट जो केस चलेगा वो समरी ट्रायल है। हम किसी के घर में झांक रहा था, लुर्किंग हाउस मतलब घर में झांक रहा था, या हम किसी के घर से उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी में से होके गुजर रहा था, तुम्हारा दीवार फांद के तुम्हारे घर के अंदर आ गया, ये सब केस में भी समरी ट्रायल होगा। हम तुम्हारे शांति को भंग कर रहे हैं, इसमें भी समरी ट्रायल होगा। मतलब तुम्हारे घर के पास जोर जोर से गाना बजा रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर घुस जा रहे हैं, ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें अबेटमेंट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंस
an attempt to commit of any foregoing offense. An offense constituted by an act in dispute with complaint may be made under 20 Cattle Trespass Act. इतना नाम मत याद करो, खाली ट्रेसपास समझो, ऊपर भी बोल चुका है, जबरदस्ती रिपीट लिया है, ठीक है। ओके सर ये फॉरगोइंग ऑफेंस क्या होता है, यहाँ पे 2 बार आ गया, ऐसा कोई केस जहां पे माफी मिल सकता है, मतलब माफ कर दिया जाता है, ठीक है। अब आया समरी ट्रायल का प्रोसेस क्या होगा। इन ऑल समरी ट्रायल द समन कैन प्रोड्यूस शुड बी फॉलोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द केस। समन जारी होगा सबसे पहले। नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास इन एनी कन्विक्शन समरी ट्रायल। नो लिमिट फॉर फाइन। देखो समरी ट्रायल में तुमको मैक्सिमम 3 महीने का जेल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फाइन कितने भी रुपए का लगाया जा सकता है, ठीक है। इन एवरी केस tried summary in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and judgment of obtaining a brief statement of reason for finding. The concerned magistrate must sign the record for the judgment. अगर तुम गिल्टी नहीं पाया गया समरी ट्रायल में, तो कोर्ट मजिस्ट्रेट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पास करेगा, एक स्टेटमेंट, और वही रिकॉर्ड मान लिया जाएगा बस। मतलब पूरा जजमेंट का दरकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला सोहन इज ट्राइड समरीली by the chief justice magistrate of the charge of committing theft is sentenced to undergo rigorous imprisonment for 6 months. सोहन के अगेंस्ट में समरी ट्रायल चला एक चोरी का, और उसको कोर्ट 6 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया। रिगरस मतलब वो काम करते हुए, मेहनत करते हुए जेल 6 महीने का। सोहन इसको चैलेंज करना चाहते हैं, क्या वो चैलेंज कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। 3 महीने से बेसी का जेल नहीं हो सकता समरी ट्रायल में, तो सोहन कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। तो समरी ट्रायल में यही पढ़ने लायक था, ठीक है। अब आया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जेल की जगह फाइन वाइन कर देना, वो सब, ठीक है ना। तो बोला व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब पहले सिंपली समझो, बहुत चीज को जोड़ देना, एक साथ ऐड ऑन कर देना। तो कंपाउंडिंग मीन्स सेटलमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन। द सेटलमेंट मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून तुमको चीजों को सेटल करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला देयर मस्ट बी टाइम्स व्हेन द पार्टीज टू अ सूट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू फर्दर प्रोसीडिंग इन द कोर्ट एंड दे वांट टू सेटल। जो मैटर में केस चल रहा है, पार्टी का केस को टालना नहीं चाहता, वो मामला को अब सेटल करना चाहता है, तब कंपाउंडिंग पिक्चर में आता है। अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग, इन सच केस फर्दर प्रोसीडिंग डू नॉट टेक प्लेस, फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब बताया यहाँ पे कौन कौन सा केस कंपाउंड हो सकता है, कौन कौन सा केस कंपाउंड नहीं हो सकता। हम तुमको कोई हर्ट किया, मेरा कोई बात से, कोई बिहेवियर से तुमको इनडायरेक्टली हर्ट हुआ, ठीक है। हाँ वो कर सकता है, तो जो इसको हर्ट हुआ है वो बोल सकता है ठीक है जाओ माफ किए, सेटलमेंट कर लिए। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुल टू कन्फाइन अ पर्सन। हम किसी को जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा था, द पर्सन असॉल्टेड, या जिसका मतलब बुराई किया था या जिसको जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा था, वो खुद बोलता है चलो ठीक है जाओ माफ किए। मेरा यहाँ पे कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है, वो चोरी किया है मेरे प्रॉपर्टी में, तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बोलता है ठीक है जाओ हम माफ किया। मेरा एम्प्लॉय चोरी किया, हम बोल रहे ठीक है जाओ माफ किया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हम किसी का ट्रस्ट तोड़ा, तो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बोल रहा है ठीक है जाओ माफ किया। चीटिंग विद द नॉलेज दैट द रॉन्गफुल लॉस में एंश्योर टू अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। हम ऐसा कोई चीटिंग किया ये जानते हुए कि मेरे चीटिंग से तुमको लॉस होगा, तो जिसके साथ चीटिंग हुआ बोल सकता है ठीक है जाओ माफ किया। तो देख रहे एक चीज, चीटिंग, हर्ट, छोटा मोटा चोरी, ये सब चीज में ही कंपाउंडिंग हो रहा है। तो कंपाउंडिंग का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? सेटलमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन। सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेल? अब बेल क्या होता है? सर केस चलता रहेगा बट एक बार कोर्ट उसको आजाद कर दिया, जेल से बाहर कर दिया, कस्टडी से आजाद करवा दिया।
एंड डिस्कस द टाइप ऑफ बेल अवेलेबल। तो यहाँ पे पहले बोला बेल मीन्स रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द कस्टडी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको रिलीज कर दिया गया जब तक केस चलेगा। हाँ अब यहाँ रेगुलर बेल होता है, बेल ग्रांटेड आफ्टर द ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस कमिट होने के बाद बेल मिला। इंटरिम बेल मतलब बेल गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन, और एंटीसिपेटरी बेल मतलब गिरफ्तार होने के पहले ही बेल। तो ऑफेंडेड मतलब मेरे अगेंस्ट क्राइम डिक्लेयर हो गया, उसके बाद बेल मिला, अब तक सजा नहीं हुआ है। इंटरिम बेल मतलब अभी केस चल रहा है तब बेल, और एंटीसिपेटरी बेल मतलब गिरफ्तार होने के पहले ही बेल। हम ऐसा कोई केस कांड में मेरे ऊपर केस चलने वाला है जो नॉन बेलेबल है, उससे पहले बेल रख दी है। बेल रिकमेंड मिल गया, ठीक है। बोलो व्हाट आर एंटीसिपेटरी बेल विच कोर्ट कैन ग्रांट। तो एंटीसिपेटरी बेल में पर्सन एप्रीहेंशन दैट मे बी अरेस्टेड, हमको लग रहा है हमको अरेस्ट कर लेगा पुलिस, और वो ऐसा क्राइम है जो कि नॉन बेलेबल होने वाला है, तो हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। कोर्ट पहले देखेगा मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है क्या, कोर्ट को लग रहा है कि मेरा अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन होगा इससे, ठीक है, या समाज में इसका गलत आंसर जाएगा, ये बेमतलब अरेस्ट कर लिया, तो ये सब में हमको एंटीसिपेटरी बेल दे देता है कोर्ट, ठीक है ना। या हाई कोर्ट दे सकता है, सेशन कोर्ट दे सकता है। हमको मेरे को कंडीशन क्या फुलफिल करना पड़ेगा, हमको जब पुलिस बुलाएगा इंट्रोगेशन के लिए हमको जाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंडीशन दैट द पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट। हाँ, जो मेरे अगेंस्ट केस किया है हम उसको कोई थ्रेट वेट नहीं देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। हम इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता बिना कोर्ट के परमिशन के, और अदर कोई भी कंडीशन में पे कोर्ट लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला रमन मूव्स एन एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ द एरिया फॉर बेलेबल ऑफेंस। वो बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल के लिए अप्लाई किए। एंटीसिपेटरी बेल केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलता है, ये याद कर लो, बहुत काम का बात है, और वो भी ओनली बाय हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। दो काम का बात याद कर लो, एंटीसिपेटरी बेल में दो काम का बात याद करो। पहला बात तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब एंटीसिपेटरी बेल होगा, बेलेबल ऑफेंस में पहले अरेस्ट होगा फिर बेल का बात होगा, ओके, वह एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगा, वहां रेगुलर या इंटरिम बेल होगा, ठीक है। ओके। और दूसरा बात कौन दे सकता है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। हाँ, बस ये दो बात याद कर लो, बाकी काम हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये परमिशन नहीं है, और बेलेबल ऑफेंस में तो ऐसे भी नहीं, ठीक है। हाँ सर। अब कितना बचा है अपना, ये एक टॉपिक और हो जाएगा, चलो ये पहले खत्म करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ऑफेंस इज कमिटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। यहां पे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लॉन्ग मतलब कितना, वो नेचर पे डिपेंड करेगा। द ऑफेंस मस्ट विच इज हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन। ऐसा कोई क्राइम जो हम बार बार कर रहे हैं, जैसे मुन्ना भाई किडनैप बबलू ऑन 1/12 एंड डिमांडेड मनी फ्रॉम बबलूज फादर। मुन्ना भाई कमिटेड अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज लॉन्ग एज बबलू इज इन पोजीशन। तो जब तक हम बबलू को छोड़ नहीं रहे मेरा ऑफेंस को कंटिन्यू माना जाएगा। द ऑफेंस विल बी ओवर एज सून एज द बबलू इज रिक्यूज। जैसे बबलू को हम छोड़ देगा फिर वो ऑफेंस रुक जाएगा। मतलब हम बबलू को एक बार किडनैप कर लिया और जब तक छोड़ा नहीं उसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। ओके। तो या तो हम बार बार कर रहे हैं या एक बार किया और उसको पकड़ मतलब कंटिन्यू किए जा रहा है। ओके। ये सब कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये फालतू टॉपिक था। अब कितना बचा, ज्यादा नहीं सर, एक दिन में हो जाएगा, और एक दिन में हो जाएगा, और एक दिन लगेगा, मतलब आज में नहीं होगा। नहीं आज तो नहीं होगा। नहीं, 7.2 61 तक है, 7.61 तक है। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा, 161 तक है। हाँ, तो ये अभी 149 पे है अभी। हाँ हाँ ठीक है, मतलब नहीं, अपने अभी है 146 6 में है।
और 161 तक है। हाँ, अपने 146 में 146 1 तक है, तो 15 पेज है। हम्म। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।